स्वागत दोस्तों, आगे सामने मुद्दे में चलेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, एनसीपी के नेता अजीत पवार की मौत के बाद उप मुख्यमंत्री बनाने को लेकर चल रहे संघर्ष के बीच में शरद पवार ने एक ऐसी बात कही है दोस्तों, जिससे लग रहा है कि पार्टी नहीं हो पाएगी पूरी तरीके से एकजुट, और कहीं ना कहीं एनसीपी अजीत पवार गुट के लिए अब उल्टी गिनती भी एक तरीके से शुरू हो चुकी है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा कारण और क्यों बोल रहे हैं पवार की मुझे अंधेरे में रखा गया। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर ममता और बीजेपी को लेकर पश्चिम बंगाल के चुनावी रण को लेकर सारी बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर बताएंगे बंगाल में क्या बनने वाला है। एक नए तरीके का गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी और लोकल पार्टी हुमायूं कबीर की पार्टी के बीच में अलायंस को लेकर चल रही है चर्चाएं। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि शरद पवार के बिना ज्यादा दिन अजीत पवार की पार्टी नहीं टिकेगी और शरद पवार से अगर अलग होकर पार्टी चलने की कोशिश करेगी तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर एनसीपी एसपी यानी शरद चंद्र पवार की पार्टी के नेताओं ने शरद पवार के घर गोविंद बाग के अंदर बारामती में पवार परिवार की मीटिंग बुलाई दोस्तों। और इस मीटिंग में एनसीपी एसपी यानी शरद पवार गुट के बड़े नेता मौजूद रहे, सुप्रिया सुले खुद मौजूद रही, रोहित पवार और युगेंद्र पवार मौजूद रहे, और परिवार के सारे लोगों ने एनसीपी के आपस में विलय को लेकर चर्चाएं की है कि किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाया जाएगा, और एनसीपी अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट को क्या एकजुट करके आगे बढ़ा जाएगा या फिर दोनों पार्टियां अलग अलग करके रणनीति बनाकर आगे बढ़ेगी। दोस्तों ऐसे में अजीत पवार गुट के शरद पवार गुट के साथ में विलय को लेकर चर्चा के बीच में शरद पवार ने एक ऐसी बात कही है जिसे लेकर लग रहा है कि शरद पवार से पूछे बिना अजीत पवार की पार्टी ने ऐसा फैसला लिया है जिससे शरद पवार नाराज हो गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अजीत पवार की पार्टी ने सुनेत्रा पवार यानी अजीत पवार की पत्नी को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है, जो आज शाम 5 बजे अपना शपथ ले चुकी है। दोस्तों ऐसे में सुनेत्रा पार्टी के नेता चुने जाने के लिए एनसीपी विधायक दल की बैठक में पहुंचती है, जहां पर उनको विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है। शरद पवार कहते हैं कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, पूरे के पूरे परिवार को अंधकार में रखा गया, अंधेरे में रखा गया, कोई चर्चा नहीं की गई, यहां तक कि जल्दबाजी दिखाई गई और अजीत पवार की पत्नी को उप मुख्यमंत्री बनवाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि एनसीपी पार्टी के विलय को लेकर जो चर्चा हुई थी उसमें 2 लोग मौजूद थे, एक तो अजीत पवार खुद मौजूद थे, साथ में जयंत पाटिल मौजूद थे। तो अब जयंत पाटिल अजीत पवार के बाद पार्टी को लेकर खुद से फैसला ले रहे हैं और दोनों पार्टियों के बीच में मर्जर होगा या नहीं होगा, यानी दोनों पार्टियां एक होगी या नहीं होगी, ये जयंत पाटिल तय करेंगे, क्योंकि अजीत पवार के साथ वो बैठक में मौजूद थे जब शरद पवार, अजीत पवार और जयंत पाटिल बातचीत कर रहे थे पार्टी के मर्जर को लेकर। तो अब शरद पवार ने इशारों में बताया है कि जयंत पाटिल के आधार पर पार्टी चल रही है, यानी जयंत पाटिल पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये सारी बातें खुलकर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके बयानों से ये समझ में आने लगा है कि धीरे धीरे करके पार्टी का घमासान और ज्यादा बढ़ने वाला है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन को लेकर शरद पवार ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों जाऊंगा, हमारी विचारधारा एकदम अलग है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के साथ जाने का कोई मतलब ही नहीं है, दोनों गुट अगर एकजुट हो जाएंगे तब भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और शरद पवार ने जल्दबाजी में सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले के लिए प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे की ओर भी इशारा किया है। दोस्तों उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि बिना परामर्श के, बिना पूछे ये फैसला ले लिया गया, पवार के पूरे परिवार को ही नजरअंदाज कर दिया गया। क्या प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे एनसीपी पर कब्जा कर रहे हैं? अब शरद पवार के बयान के बाद पार्टी के अंदर घमासान और ज्यादा मचने वाला है दोस्तों, यानी पार्टी में 2 अलग अलग तरीके के खेमे हैं। एक पूरा पवार परिवार है जो लगभग शरद पवार के साथ में खड़ा है, और दूसरा उन नेताओं का ग्रुप है जैसे सुनील तटकरे हो गए, प्रफुल्ल पटेल हो गए, जयंत पाटिल हो गए, छगन भुजबल जैसे नेता हो गए। ये सबके सब पार्टी से अलग होकर पार्टी पर अब दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, यानी परिवार से अलग है तो पार्टी पर दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं का परिवार पर कब्जा होगा या फिर पार्टी पर शरद पवार का कब्जा होगा। कुल मिलाकर दोस्तों पूरी तरीके से फंसा हुआ ये मामला है। ऐसे में अगर शरद पवार एक इशारा करेंगे तो सारी की सारी एनसीपी इधर से उधर होने में ज्यादा टाइम लगेगी नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि पवार के सिवा अभी कोई नहीं है जो एनसीपी अजीत पवार गुट को या फिर शरद पवार गुट को संभाल सके, और सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पोस्ट की शपथ तो जरूर लेंगे, लेकिन पार्टी के सारे नेता उनके शपथ लेने से खुश हो पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर इंडिया टुडे और सी वोटर के द्वारा कराए गए हालिया सर्वे मूड ऑफ द नेशन यानी MOTN के अनुसार अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव होते हैं तो चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस यानी TMC अपना 2024 का पुराना प्रदर्शन दोहरा सकती है और जीती हुई लगभग सभी सीटें बरकरार रख सकती है। यह दावा इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन के द्वारा किया गया है, यानी तृणमूल कांग्रेस को वापस से सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती है। यानी आज की डेट में अगर चुनाव होते हैं तो तृणमूल कांग्रेस के खाते में 28 सीटें आराम से जा सकती है और बीजेपी को 14 सीटें मिल सकती है, और
बीजेपी को 2 सीटों का फायदा मिल सकता है, ऐसा दावा उन सर्वे के अंदर किया जा रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में वापस से सरकार बनेगी। इस तरीके के दावे चल रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों पश्चिम बंगाल को लेकर जो उत्तर भारत की मीडिया है वो अमूमन गलत होती है और एक बार फिर से ये लोग गलती कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में इन लोगों की दाल बिल्कुल नहीं गलने वाली तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जहां पर टीएमसी से आए विधायक हुमायूं कबीर ने अब एक नई पार्टी बनाने के साथ में असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के साथ में गठबंधन करने का फैसला लिया है। एआईएमआईएम के साथ में हाथ मिलाने का इन्होंने ऐलान किया और बहरामपुर में आज एआईएमआईएम के साथ में हुमायूं कबीर की पार्टी का अलायंस हुआ है। दोस्तों इस मौके पर ओवैसी खुद मंच पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी हुमायूं कबीर वही नेता है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। 2011 में रेजी नगर सीट से कांग्रेस पार्टी के एमएलए के तौर पर चुनाव जीतकर आए थे। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। 2015 में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाकर विवाद खड़ा कर दिया था इन्होंने। इसके बाद 2018 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, फिर टीएमसी में वापस आ गए। 2021 में भरतपुर के अंदर टीएमसी के टिकट पर विधायक बने। हाल ही में टीएमसी से फिर इनको सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद अब ये अपनी खुद की पार्टी जनता यूनियन पार्टी यानी जेयूपी पार्टी बनाकर मैदान में कूदे हैं और पश्चिम बंगाल के विकास की बातें करते हुए तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एआईएमआईएम के साथ में गठबंधन करने के लिए मैदान में उतरे हैं। दोस्तों इनसे लेफ्ट पार्टी का जो एक और संगठन है जिसे एसडीपीआई बोला जाता है वो भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकता है। यानी भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सामने विरोध में एक और नया मोर्चा खोलने की तैयारी चल रही है। यानी ये गठबंधन बनेगा जेयूपी पार्टी एआईएमआईएम के बीच में और एसडीपीआई के बीच में, जबकि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी का जो मोर्चा है उससे पहले तीसरा मोर्चा बोला जाता था। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से तीसरा मोर्चा किसको बोला जाएगा, कांग्रेस सीपीआईएम और आईएसएफ वाले गठबंधन को या फिर जेयूपी एआईएमआईएम और एसडीपीआई वाले को बोला जाएगा। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे अपडेट दोस्तों। लेकिन एक बात जो है वो स्पष्ट है कि तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करने के लिए ये दोनों गठबंधन काफी ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने के लिए नए नए गठबंधन बन रहे हैं तो लिखेगा जरूर। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जहां पर कई रिपोर्ट में यह दावा किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फैसला लिया है कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर ममता बनर्जी के खिलाफ बोलेंगे तो फिर पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार आने के 1% जो चांस है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। ऐसे में पश्चिम बंगाल के अंदर इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले, इससे पहले प्रदेश की सियासत उफान पर है। दोस्तों केंद्रीय मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर है और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश बीजेपी वाले कर रहे हैं। और मामला जिस तरीके से 2021 में बीजेपी के खिलाफ पहुंचा था जब उन्होंने ममता बनर्जी पर पर्सनल अटैक करने की कोशिश की थी, कुछ ऐसा ही अब पश्चिम बंगाल में फिर से होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के लोग कभी ममता बनर्जी को लेकर विवादित बयान देते हुए उनको चुड़ैल बताने की कोशिश करते हैं, तो कभी अमित शाह कह रहे हैं कि रावण को भी लगा था कि उसको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन रावण भी चुनाव हारा। यानी ममता बनर्जी को रावण बताने की कोशिश अमित शाह के द्वारा की जा रही है और ममता बनर्जी इन सारे मामले पर कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के अंदर अस्मिता का कार्ड खेलेंगे और पश्चिम बंगाल में एक बंगाली महिला के प्रति अमित शाह की इस तरीके की मानसिकता को लेकर कई सवाल खड़े किए जाएंगे, जिसका जवाब बीजेपी वालों के पास तो कतई नजर नहीं आता है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद एक और चीज को लेकर विवाद बढ़ सकता है। दरअसल दोस्तों सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दे चुकी है और उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर शपथ लेने के लिए राजभवन में जाने से पहले उन्होंने ये ऐलान कर दिया, तो अब एक सीट और खाली हो गई है और वो राज्यसभा की सीट खाली हो गई है। अब एक और सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि क्या ये सीट परिवार के पास होगी या फिर किसी पार्टी के नेता को राज्यसभा भेजा जाएगा, किसी बड़े नेता को राज्यसभा भेजकर उनको शांत करने की कोशिश की जाएगी। दोनों तरीके से एक बात जो क्लियर नजर आती है दोस्तों वो ये कि सुनेत्रा पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ में उप मुख्यमंत्री पोस्ट पर जरूर जाएंगी, लेकिन उनके पार्टी के अंदर कई सारी सीटों को लेकर अब बगावत देखने को मिलेगी, क्योंकि राज्यसभा की सीट खाली हो रही है। तो पार्टी के वरिष्ठ नेता इसकी डिमांड करेंगे कि उनको राज्यसभा जाना है। तो सुनेत्रा पवार और अजित पवार के परिवार के लोग और क्या करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जो पार्टी को बैलेंस अजित पवार कर सकते थे वो सुनेत्रा पवार या उनके बेटे पार्थ पवार और जय परिवार के बस की बात नहीं है, ये बात एकदम तय है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर अजित पवार की पार्टी में और ज्यादा फूट पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अजित पवार जब खुद चाहते थे कि शरद पवार की पार्टी के साथ में उनका गठबंधन हो जाए, क्योंकि वो पार्टी को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे और शरद पवार का आशीर्वाद उनको चाहिए था, तो फिर तो सुनेत्रा पवार और अजित पवार गुट के जो और भी नेता हैं वे सबके सब अगर अलग से पार्टी चलाने की कोशिश करेंगे तो शायद काफी मुश्किलें होंगी दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। जय हिंद जय भारत।